नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो सेल सिग्नलिंग से पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या जी प्रोटीन सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसको जीपीसीआर से नाम से जाना जाता है। और आप पहले से जानते होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप किए होंगे, और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन अगर सीएसआर में देखिएगा तो कुछ कुछ बड़ा क्वेश्चन भी आता है। अगर आप कोई कोई जगह देखिएगा तो छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जहाँ पर डीबीटी में देखिएगा, मतलब वन टाइम लाइन क्वेश्चन होता है कि ये है कि नहीं है, बताओ। आता है तो कर पाइएगा, नहीं आता तो नहीं कर पाइएगा। और कोई भी एग्जाम में चले जाइए, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीसीआर के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। तो ध्यान से पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एल्बर्ट से पढ़ नहीं पाता हूँ। सिखाता हूँ कैसे एल्बर्ट से पढ़ा जाता है। आप लोगों को भी आ जाएगा कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना कैसे है। चलिए देखिए, all eukaryote use the G protein coupled receptors, and this forms largest family of the cell surface receptor. They mediate most responsive to the signals from the external world, as well as signal from the other cells, including the hormones, neurotransmitter, local mediators. तो आपको दिख रहा है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर है आपका हार्मोन्स हो गया, वो जाके जीपीसीआर में बाइंड करता है। और हार्मोन आपका बॉडी के अंदर मेजर कोऑर्डिनेटर है। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल किससे होता है? आपका न्यूरॉन से होता है। ऐसे आपका केमिकल सिग्नल भी चलता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। एक तो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन होता है। इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द न्यूरॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन डन बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। एक नर्वस सिस्टम कर रहा है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। चलो, क्या बोले? आवर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, जो आप सूंघ पा रहे हैं, जो आप खा पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा है, मैगी बहुत 2 मिनट में बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। देर आर मोर देन 700 जीपीसीआर इन ह्यूमन एंड इन माइस देर आर थाउजेंड्स कंसर्न विद सेंस ऑफ स्मेल अलोन। मतलब सिर्फ स्मेल करने के लिए 1000 आपका जीपीसीआर रखा हुआ है। Signal molecule that act on a GPCR are varied in the structure they are in function include the protein and small peptides। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वैरायटी है जीपीसीआर में। जीपीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जीपीसीआर को पहचाने कैसे और उसका क्या रोल है, मतलब उसको कैसे पहचानूंगा कि वो जीपीसीआर है। तो जीपीसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको दिख जाएगा कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा पास करता है, इसको पास करना होता है। तो आर 7 टाइम्स पास करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कैसे? 1 पास, 2 3 4 5 6 7, 7 बार पास करा। सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 7 बार पास करे मेम्ब्रेन को। तो ये याद रखना है कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन आपका डोमेन होता है इसका स्पेसिफिकली, या मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है जो मेम्ब्रेन को पास करता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, जीपीसीआर सुपर में इंक्लूड रोडोप्सिन ऑल्सो। अब रोडोप्सिन के बारे में आप लोगों को पता होगा, रोडोप्सिन क्या होता है। अगर नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप देख पा रहे हैं, जैसे लाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन्स इन द वर्टिब्रेट आई एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट आल्सो कोऑर्डिनेटेड बाय द जीपीसीआर। तो आप देख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, ये सब आपका आप लोगों को पता होगा कि ऑल्फैक्टरी वाला पार्ट जो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप जितना तरह का आपका ज्ञानेंद्रिय है, जिसको बोलते हैं हम सेंस ऑर्गन, वो आपका जीपीसीआर से रेगुलेटेड हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीपीसीआर का जब भी बात करें तो जी प्रोटीन का नाम, जीपीसीआर अलग है, जी प्रोटीन अलग है, याद रखिएगा। अभी जी प्रोटीन के बारे में आपको बताया था कि जी प्रोटीन मतलब हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन। हेट्रोट्राइमेरिक मतलब हेटेरो मतलब अलग अलग, अलग अलग, हेटेरो। ट्राइमेरिक मतलब तीन अलग अलग प्रोटीन है। तो ये 3 अलग अलग क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो हम बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं अपने कोर्स में और बताते हैं कि इसको जरूर ध्यान रखना है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन हो सकता है, तो हम बता दे रहा हूँ, 22-16 में हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग गेट एक्सेल पढ़ाते हैं, सीएसआर नेट के बारे में पढ़ाते हैं। आप लोगों को करना है कोर्स तो आप ऐप में एक बार देख लीजिए, डाउनलोड करके रखिए, वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे सस्ते में पढ़ाते हैं हम लोग, कहीं नहीं मिलने वाला आपको ऐसे। और सब रिसर्च इंस्टीट्यूट से, रिसर्च स्कॉलर ऐसे पढ़ाते हैं आपको, जीआरएफ क्वालिफाइड है, एक्सेल क्वालिफाइड है। देखिए, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों प्राइमरी प्रोटीन की अवस्था में रहता है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपका अल्फा और गामा जो है वो आपका कोवेलेंट लिंक्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये आपका आउटर लीफलेट है, ये आपका इनर लीफलेट है। मतलब ये आउटर लेयर बाई लेयर है, ये आपका आउटर मोनोलेयर है, ये इनर मोनोलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन देखिए ये कोवेलेंटली लिंक्ड है, कौन? अल्फा और गामा। लेकिन वही बीटा, देखिए बीटा आपका नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोवेलेंटली कौन कौन सा जी प्रोटीन का आपका मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो आपको याद रखना है कि अल्फा और गामा जो है आपका कोवेलेंट लिंक्ड होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। वही आपका बीटा जो है आपका नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट करता है आपका अल्फा और बीटा के साथ। ठीक है,
लेकिन जीटीपी लगते ही आपका ये जीडीपी है तो एक साथ है, बट यहाँ पर जीटीपी लग जाएगा ना तो ये अल्फा हट जाएगा और जाके एडिनिन साइक्लेज नहीं तो ग्वानिन साइक्लेज नहीं तो फॉस्फोडाइस्टरेज जो होता है उसके साथ जाके इंटरेक्ट करता है और सेल सिग्नलिंग को आगे प्रोसीड करता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द ट्राइमेरिक जी प्रोटीन रिले द सिग्नल फ्रॉम द जीपीसीआर, जो मैंने इतना देर से आपको बोल रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर इतना देर से एक्सप्लेन किया है। यही पढ़ने जाइएगा तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, आप अगर डायग्राम से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। बाकी उसके बाद भी अगर आपको बुक पढ़ना है दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स, बट एक लाइन में पढ़ा नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्सन है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। भाई कोई क्वेश्चन और क्वेरी ईमेल कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कौन रोका है आपको, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या बोला है कि सम जी प्रोटीन्स रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लिक केएमपी। अब कैसे होता है ये देखते हैं, चलो ठीक है। क्या होता है, ये इनएक्टिवेटेड जीपीसीआर है तो जी प्रोटीन अब आपका लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इनएक्टिवेटेड जी प्रोटीन। जब भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया तो जीडीपी हट गया, जीटीपी आया तो ये एक्टिवेटेड आया, जीटीपी बाइंड किया, ये आपका एक्टिवेटेड बीटा गामा अलग हो गया, एक्टिवेटेड अल्फा यूनिट अलग हो गया। अल्फा यूनिट अलग होने के बाद क्या करता है, ध्यान से देखते हैं, चलो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इस डायग्राम में चलते हैं। नीचे आते हैं ये डायग्राम, ये इसको ध्यान से देखो। देखो जितना कुछ अगर तो आप ध्यान से देखे होंगे तो मैं जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको डायग्राम वाइज पढ़ा रहा हूँ, और डायग्राम के थ्रू आपको समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ। तो अगर मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से बता रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ यहाँ से समझा रहा हूँ, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। यही बुक पढ़ने का, ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का यही ब्यूटी है। तो देखिए यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया, यहाँ एक्टिवेटेड हो गया, सिग्नल दिया, ये सिग्नल देते क्या हुआ, जी प्रोटीन में जीटीपी आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर। आज जी प्रोटीन आते ही क्या हुआ, जी अल्फा जो यूनिट है अलग हो गया, सेपरेट हो गया, किससे हो गया, बीटा और गामा के साथ अलग हो गया, ये इधर चला गया वो उधर चला गया। अब जी प्रोटीन जो आपका एक्टिवेटेड था वो क्या किया, ये ग्रे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दिया। अब ये ग्रे मॉलिक्यूल क्या है, ये ग्रे मॉलिक्यूल आपका है एडिनिन साइक्लेज, तो ये जी प्रोटीन जाके एडिनिन साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। अगर ये भाई साहब ग्रे भाई साहब अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक केएमपी में कन्वर्ट कर देगा, तो एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक केएमपी। तो साइक्लिक केएमपी में कन्वर्ट हो गया, वही साइक्लिक केएमपी क्या होगा आपका, ये प्रोटीन काइनेस ए के साथ बाइंड करेगा। अब प्रोटीन काइनेस ए में क्या होता है, दो तरह का सब यूनिट होता है, एक रेगुलेटरी सब यूनिट होता है, एक आपका कैटालाइटिक सब यूनिट होता है। तो क्या होता है कि जो रेगुलेटरी यूनिट है उसके साथ साइक्लिक केएमपी बाइंड होकर अलग हो जाता है, और उस तरफ आपका जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस ए है वो डायरेक्ट जाता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। यहाँ पर पोर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस के अंदर चला गया। न्यूक्लियस के अंदर जाते ही न्यूक्लियस के अंदर एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं CREB, उसको जाके एक्टिवेट करता है। ये इनएक्टिवेट, जनरली इनएक्टिवेट रहता है, जब प्रोटीन काइनेस ए आता है उसको एक्टिवेट कर देता है। और वो क्या करता है, आपका एक्टिवेटेड फॉस्फोलिलेटेड CREB क्या करता है, ये आपका एक रीजन में जाकर बाइंड करता है जिसका रीजन का नाम है साइक्लिक केएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग, मतलब एलिमेंट बोलते हैं। और जो प्रोटीन बाइंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक केएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, देख सकते हैं यहाँ पर CBP। और उसके बाद आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बनता है, और वही mRNA से आपका प्रोटीन बनता है। तो अल्टीमेट जो काम है सेल सिग्नलिंग का है कम्युनिकेशन करना, सेल की बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है उसको कम्युनिकेट करना, और कुछ नहीं। तो आई होप यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आया, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। वही जो नीचे आपको बोला था कि प्रोटीन काइनेस ए का 2 सब यूनिट होता है, दैट इज रेगुलेटरी सब यूनिट, दैट इज कैटालाइटिक सब यूनिट। साइक्लिक केएमपी जाके यहाँ बाइंड करेगा, इसको हटा देगा, छूट जाएगा एक दूसरे से, और वही कैटालाइटिक यूनिट जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाके mRNA अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा, वो mRNA आपका प्रोटीन बनाएगा। यही है बस, और कुछ नहीं। अब वही यहाँ पर लाइन में लिखा गया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे का चीज़ थोड़ा समझते हैं, आते हैं आगे आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर वो डायग्राम आपको समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, बोथ GS एंड GI। अब ये GS GI क्या होता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा होगा। तो देखिए क्या बोला, मैनी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल वर्क बाय इंक्रीजिंग द साइक्लिक केएमपी कंसंट्रेशन। आपको पता होगा कि जब एडिनिन साइक्लेज एक्टिवेट हो गया था, जब एडिनिन साइक्लेज ग्रे कलर का मॉलिक्यूल याद है एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ATP को साइक्लिक केएमपी में कन्वर्ट करेगा, राइट। वो साइक्लिक केएमपी एक्चुअली सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्टिवेट होता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। अगर आप लोगों को याद नहीं सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन सा होता है, कैल्शियम होता है, IP3 होता है, डैग मतलब डायसिल ग्लिसरॉल होता है, साइक्लिक केएमपी होता है, साइक्लिक GMP होता है। ये सब मॉलिक्यूल जो है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है। तो भाई जो लाइगेंड बाइंड कर रहे हैं GPCR के साथ वो प्राइमरी मैसेंजर है, और उसके कारण सेल के अंदर एक तरह का और सिग्नल बनता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, वो होता है साइक्लिक केएमपी। तो साइक्लिक केएमपी को हम लोग
सेकेंडरी मैसेज करना डिनोट करते हैं। तो इंक्रीजिंग बाय द एक्टिविटी ऑफ द साइक्लिक एडेनिन साइक्लेज अगेंस्ट द स्टेडी बैकग्राउंड ऑफ द फॉस्फोडाइस्टरेस एक्टिविटी। एडेनिन साइक्लेज इज अ लार्ज मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन with its catalytic domain on the cytoplasmic side of the plasma membrane. There are at least 8 isoform in the mammal. mammal के अंदर isoform पाया जाता है बहुत सारा 8 का, and most of which are regulated by the G proteins and calcium GPCR that can act increasing the cyclic AMP coupled with stimulatory G protein. Stimulatory मतलब जैसे आपको बोला था कि G अल्फा होता है, गामा होता है, बीटा होता है, तो G अल्फा जो सब यूनिट है उसको GS बोला जाता है, यहाँ पर G स्टिमुलेटरी बोलते हैं। Which activity क्या बोला, which activate the adenine cyclase and thereby increasing the cyclic AMP concentration. Another G protein called the inhibitory G protein, उसको GI बोलते हैं, inhibit the adenine cyclase but it act mainly by directly regulating the ion channels. तो अलग अलग G proteins है जो अलग अलग तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्या बोला देखते हैं। GSGI आर द टारगेट फॉर द सम मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल टॉक्सिन। अब बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है सेल को हाईजेक करने के लिए। क्या करता है, कॉलेरा टॉक्सिन बोल के, कॉलेरा जो बैक्टीरिया होता है कॉलेरा कॉज करता है, वो क्या करता है, वो आपका कॉलेरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो विच इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम दैट कॉज द कॉलेरा एंड इज द एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ द एडीपी राइबोस फ्रॉम द इंट्रासेलुलर एनएडी टू अल्फा सबयूनिट द जीएस। अब यहाँ पर क्या बहुत लोग समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आप देखे होंगे कि जो आपका यहाँ पर बोला है, ध्यान से देखिए, इज एन एंजाइम दैट, क्या बोला ये देखो, विच इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम, जो कोलेटॉक्सिन एंजाइम की तरह काम कर रहा है, दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ एडीपी राइबोज फ्रॉम इंटरसेलुलर एनएडी। एनएडी जो सेल के अंदर एनएडी प्लस है उससे एडीपी राइबोज से, वहाँ से एडीपी राइबोज को ले रहा है और वो कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, अल्फा सबयूनिट ऑफ द जीएस, जो स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन था उसमें ट्रांसफर कर दिया, किसको, एडीपी राइबोज को जाके। And this ADP ribosylation alter the alpha subunit so that it can no longer hydrolyze it bound GTP state and causing it to remain active state. अब बहुत सारे बच्चे को अभी भी समझ नहीं आ रहा हो कि यहाँ पर कभी कहना क्या चाह रहा है। देखो कहना ये क्या चाह रहा है, इस लाइन को पढ़ो, देखो एल्बर्ट का बुक ऐसे पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला है कि GS and GI are largest target from medically important bacterial toxin। नीचे पढ़ो, कॉलेरा टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम, कॉलेरा टॉक्सिन बैक्टीरिया से बन रहा है, दैट कॉजेज कॉलेरा, पता चल गया कि ये कॉलेरा टॉक्सिन बना रहा है जो कॉलेरा प्रोड्यूस कर रहा है। इज एन एंजाइम, ये एंजाइम है टॉक्सिन वाला पार्ट, दैट कैटलाइज मतलब कुछ कर रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एडीपी राइबोज फ्रॉम द इंट्रासेलुलर एनएडी प्लस से आपका जो एडीपी राइबोज है उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको कहाँ लगा दे रहा है, अल्फा सबयूनिट में, जी प्रोटीन का अल्फा सबयूनिट, एडीपी राइबोज अल्फा सबयूनिट में लगा, मतलब ऐसे प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन है तो यहाँ पर आपका एडीपी राइबोस लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन। वो करने से क्या होता है कि ये भाई साहब क्या होता है, जो यहाँ पर जीटीपी लगा हुआ है वो हाइड्रोलाइज होके जीडीपी नहीं हो पाता है, जीडीपी नहीं हो, हाइड्रोलाइज नहीं होने के कारण क्या होता है, ये अल्फा सबयूनिट कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहता है। और ये भाई साहब कॉन्टिन्यूसली अगर एक्टिव रहेगा तो क्या बनाएगा कॉन्टिन्यूसली, साइक्लिक एएमपी। और वो साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, जितना तरह का क्लोराइड इफ्लैक्स चैनल है उसको एक्टिवेट रखेगा, और उसके कारण क्लोराइड क्या होगा, जो गट लूप है उसके अंदर, अगर गट है और गट के बाहर ये तरफ सेल है आपका, तो गट लूप के अंदर आपका क्लोराइड आयन को फ्लक्स बढ़ा देगा। उसके कारण क्या होगा कि सॉल्यूट अगर इधर आ गया तो सॉल्वेंट भी इधर आ जाएगा, मतलब लूप के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उससे डायरिया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये इसके कारण क्या होता है कि देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना, resulting in the prolonged elevation of the cyclic AMP concentration within the intestinal epithelial cells cause the large efflux of the chloride and water into the gut and thereby causing the several diarrhea that creates the cholera। समझ आ गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा पार्थोसिस टॉक्सिन से भी क्वेश्चन आता है, विच इज मेड बाय द बैक्टीरियम दैट कॉज द पार्थोसिस। बढ़िया से पढ़िए, इधर आइए। इसको ओफिंग कब बोलते हैं, कैटलाइज द एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ द अल्फा सब यूनिट जी इनहिबिटरी। तो जी इनहिबिटरी जो सब यूनिट है जो आपका पहले पढ़ा है उसको जी स्टिमुलेटरी था, ये जी इनहिबिटरी है, ये इनहिबिट करता है, प्रिवेंटिंग द प्रोटीन फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर्स। एज रिजल्ट जी प्रोटीन रिमेन इस जीडीपी स्टेट and it unable to regulate its target protein, and these two toxin widely used in experiment to determine whether the cell's GPCR dependent responses to signal is mediated by GS और GI। ये तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये देख लो यहाँ पर, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रट्टाफिकेशन वाला जितना भी क्वेश्चन आता है ICMR में, DBT जेर में, गैट बी, CUET क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान से देखना इसको।
ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है। क्या बोला है, थायराइड ग्लैंड एड्रेस जो टारगेट टिश्यू है, कौन सा हार्मोन कौन सा टारगेट टिश्यू में जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टारगेट हार्मोन कौन है, टारगेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। क्या कर रहा है मेजर रिस्पॉन्स, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। सेकंड क्या बोला है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। देखो ये सब हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब पिट्यूटरी के दो पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो तरह का हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन और, याद रखना उसको पढ़ लेने के बाद। और जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हार्मोन निकलता है, जैसे आपका TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, सब निकलता है उधर से। वो किसको टारगेट करता है, एडिनल कॉर्टेक्स। कहाँ रहता है, किडनी के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है। और क्या करता है, कॉर्टिसोल सिक्रेशन करता है। आप लोगों को पता होगा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रहता है। जैसे आप गुस्सा कर लिए ना, जैसे बाबू के साथ झगड़ा हो गया या बेबी के साथ झगड़ा हो गया, उस टाइम में आप हो जाएंगे एंग्री। और एंग्री होते क्या होता है, 2 मिनट भी अगर एंग्री होता है तो आपका बॉडी पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है और 7 घंटे तक आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और 7 घंटे तक आपका इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है, और 24 घंटे तक आपका नींद में इफेक्ट हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। अब जब गुस्सा होते हैं, जब आपका स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली कॉर्टिसोल सिक्रेशन करते हैं, तो आपका बॉडी पूरा स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। ये रट्टा एप्लीकेशन के लिए रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम में आएगा। चलिए और चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट आपको कवर करवा दिया मैंने, यही डायग्राम में जो लिखा हुआ है वही वहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न में, अगर देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आपको फॉस्फोलाइपेज C और रोडोप्सिन के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में अभी तक यही बताऊंगा कि आपका GPCR कैसे चल रहा है, प्रोटीन ये कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में GPCR का एक पार्ट पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज C बीटा IP3 डैग पाथवे कैसे चल रहा है। उसके बाद अगर हो पाए, अगर टाइम हो पाए तो रोडोप्सिन उसमें इंक्लूड कर दूंगा, अगर नहीं हो पाए तो रोडोप्सिन को अलग से इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद आर्टिकेस के बारे में पढ़ाऊंगा, आर्टिकेस के बारे में कुछ और सिग्नलिंग और है, उसको पढ़ा के सेल सिग्नलिंग को खत्म करेंगे। 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ाएंगे। जुड़े रहिए हम लोग के साथ। और अभी तक अगर जुड़े हैं हमारे साथ तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना है स्टडी विद संजय दास को, और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे कोई नहीं देगा। और मेरे चैनल में मैं ऐसे बंदा हूँ जो आप पढ़ाता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ, बाहर जाने का कैसा है, JRF पोजीशन कैसे मिलेगा, जॉब कैसे मिलेगा, मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बायोस्कोलर का आपको डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट का विजिट कीजिए। अगर कोर्स अच्छा लगा तो कोर्स को देखिए और हम लोग के साथ जुड़े रहिए। प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक वीडियो को देखने के लिए, इतना देर तक सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।